प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम मेधा खेंगरे है। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो अरावली हिल्स का जो फैसला है, उससे 90% हिल्स तो माइनिंग एक्टिविटी के लिए खुले हो जाएंगे। इलीगल तो माइनिंग एक्टिविटी हो ही रही है, मतलब 25% और 31% जो राजस्थान की हो रही है। पानी कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ेगी, ज़मीन बंजर हो जाएंगी। तो उत्तर भारत और जो नॉर्थ वेस्ट भारत है उस उनको तो तकलीफ होगी ही, लेकिन हम सबको वो नुकसान होने वाला है। तो ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले क्यों ले रहा है? हम सबको नुकसान होने वाला है, माने किसको होने वाला है? आज आप सब यहाँ बैठे हुए हो, ये जो आज की बातचीत है ये टिकटेड बातचीत है ना, ठीक है। आज यहाँ आने के लिए आपने पैसे खर्च करे हैं। जितना टिकट था उतना अगर आपने दिया है तो अरावली के खनन से आपको बहुत कम नुकसान होने वाला है, आपको नहीं होने वाला। प्रश्नकर्ता ने कहा कि पहले ही इतना वहाँ अवैध खनन चल रहा था, कुछ 90% बोला, कुछ 25% बोला कि इतना पहले ही हो चुका था, ये था वो था। कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर पहाड़ के नाम पर ठूंठ बचा हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि उसका जो एलिवेशन है अगर वो 100 मीटर से नीचे का है तो उसको अरावली गिनो ही मत, और उसको जो चाहो कर सकते हो, समतल कर दो, फोड़ दो, फाड़ दो, जो करना है। फिर कह रही है नुकसान तो हम सबको होगा। नहीं होगा। आप यहाँ जो बैठे हुए हैं आप ज्यादातर मध्यम वर्ग हैं, कुछ कुछ उच्च मध्यम वर्ग भी हैं। आपको बहुत कम नुकसान होने वाला है और यही कारण है कि कोई विरोध नहीं करने वाला। ये मामला जो है अरावली के नाश का नहीं है, ये मामला गरीबों के नाश का है। भारत में जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास, वो बहुत बड़ी नहीं है। खासकर अगर मैं उसको स्ट्रिक्टली मिडिल और अपर मिडिल मानूं तो, अगर मैं जो निम्न आय वर्ग है उसमें लोअर मिडिल इनकम क्लास भी जोड़ दूं तो वही लोग हैं आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा। 2/3 3/4 निर्भर इस पर करता है कि आप रेखा कहां पर खींच रहे हो और किस आधार पर खींच रहे हो। कुछ आधार तो ऐसे हैं जिन पर अगर आप रेखा खींचो तो 80-90% भारत लो इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। नुकसान उनको होने वाला है, तो इसलिए आप पा रहे हो कि आवाजें बहुत कम उठ रही हैं। ये मामला जो है इन्वायरमेंटल इनजस्टिस का है, क्लाइमेट इनजस्टिस का है, डिस्ट्रीब्यूशनल इनजस्टिस का है, जलवायु अन्याय, पर्यावरणीय अन्याय, वितरणात्मक अन्याय। कैसे वितरण माने क्या? बांटना। कैसे? अरावली कटेंगी और अब ये मुद्दा हफ्ते भर पुराना करीब हो गया, तो आप लोगों ने, मैं इतना उम्मीद करता हूं सामान्य ज्ञान के नाते, जो इसका साधारण विवरण है वो तो पढ़ ही रखा होगा ना अखबारों में। सर हिल नहीं रहे हैं। इतनी दूर का है क्या राजस्थान? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान मतलब पड़ोसी का पड़ोसी ही है भाई। तो पता है ना, इसके जो बेसिक फैक्ट्स है वो तो पता ही है ना। जब अरावली कटेंगी तो दो बातें होंगी, किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी का फायदा किसी का नुकसान। अब अरावली माने एक पर्वत श्रृंखला, अब वो तो अपने आप में चेतन है नहीं, वो तो कॉन्शियस है नहीं, तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर हरियाली भी नहीं है, पत्थर ही है ज्यादा, बहुत पुराने पहाड़ हैं अरावली, हिमालय से ज्यादा पुराने हैं।
और इतने पुराने हैं कि घिस घिस करके अब उनका जो कद भी है वो बहुत ऊंचा नहीं रह गया। तो किसी का नुकसान होना है, किसी का फायदा होना है। जिनका फायदा होना है वो सब ताकतवर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं पर बहुत बहुत ताकतवर हैं। ये मामला सिर्फ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का नहीं है, ये मामला इकोनॉमिक इनजस्टिस का है। और जिनका नुकसान होना है वो बहुत बड़ी तादाद में बहुमत में हैं, पर वो सब गरीब लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर के खेल ये है कि अरावली के कटने से गरीबों के पास जो रहा सहा बचा खुचा थोड़ा बहुत भी है वो और ज्यादा अमीरों की तरफ चला जाएगा। आप कहेंगे अमीर तो अमीर है, उसे गरीब को लूटने की क्या पड़ी है, इसलिए क्योंकि गरीब बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा है गरीब कि उनसे थोड़ा थोड़ा भी लूटा तो काफी हो जाता है। और फिर बात लालच की है, होगा गरीब, मुझे तो उसको लूटना है क्योंकि मेरे पास लालच है। क्या होने वाला है? तो हमने कह दिया 100 मीटर से नीचे है तो उसको हम मानेंगे ही नहीं कि पर्वत श्रृंखला है, मानेंगे ही नहीं। तो क्या होगा उसका? वहां पर होगी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, शुरुआत इससे होगी। ठीक है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होगी तो वहां पर उड़ेगी जबरदस्त किस्म की धूल। पत्थर निकलेगा और उस पत्थर को ट्रकों में भर भर के ले जाया जाएगा। वो जो पहाड़ था वो पत्थर हो गया, वो पत्थर भरा जाएगा ट्रकों में और फिर उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर क्या बनाया जाएगा? गिट्टी और बजरी। ठीक है, इन सब का मुनाफा किसको मिलने वाला है? किसको? वो जो माइनिंग का ठेकेदार है उसको मिलने वाला है, जिसको क्वारिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको मिलेगा मुनाफा। और ये सब राजनेताओं के संरक्षण से ही मिलते हैं, सब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको मिलेगा मुनाफा। अब वो पत्थर हट गया, वो जगह लगभग समतल हो गई, बहुत ऊंची तो थी भी नहीं, वो जगह थोड़ी समतल हो गई। तो अब वहां पर आएगा बिल्डर और वो वहां पर बनाएगा अरावली ग्रीन्स। और वो कहेगा आप यहां आइए, यहां मैं रिजॉर्ट भी बना रहा हूं और इको टूरिज्म करिए। तो फायदा किसका हो गया? वो जो बिल्डर है जो वहां पर अब रेजिडेंसेस बनाएगा और जो वहां पर 5 स्टार होटल्स खोलेंगे और अमीरों को कहा जाएगा आओ आओ यहां पर इको टूरिज्म करो। कहां तुम गुड़गांव में बैठे हुए हो, कहां जयपुर में और दिल्ली में बैठे हुए हो, आओ यहां पर टूरिज्म करो। और वहां पर अब वेडिंग डेस्टिनेशंस भी बनेंगी और ये सब कुछ होगा। खूब फायदा दिखाई दे रहा है ना, कि नहीं दिख रहा? जो बिल्डर है रेजिडेंशियल बना रहा है उसको भी होगा, जो बड़ी बड़ी 5 स्टार चेन्स हैं होटल्स की उनको भी होगा, जो पत्थर उखाड़ करके ले गया है उसको भी हो रहा है। और उस जगह पर पानी तो है नहीं, पर वहां पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज निकलेंगी वो निकलेंगी बहुत महंगी महंगी। तो वहां पर पानी सप्लाई किया जाएगा बोरवेल से, टैंकर से। अब किसका फायदा हो रहा है? वो जो पानी सप्लाई करने वाला है उसकी भी चांदी हो गई। और अमीरों के पास पैसा बहुत है और दिल्ली इतनी बर्बाद हो गई है कि वो भागना चाहते हैं। तो उनको थोड़ी सी भी अगर नीची पहाड़ी पर भी कहीं पर कोई बुला लेगा कि आ जाओ यहाँ पर हमने एक नई सोसाइटी बनाई है, नए विलास बनाए हैं, और उसका कुछ इंटरनेशनल सा नाम दे दो और बोल दो कि देखो ये खास तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, पत्थर काट दिया गया है और एकदम चौड़ी साफ सड़कें बनाई गई हैं, तो लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। सबका मुनाफा चल रहा है। और यही असली खेल है। मीडिया उन्हीं के हाथ में है जिनका मुनाफा होने जा रहा है। तो मीडिया इस पर आवाज क्यों उठाए? बोलो, नुकसान किनका होने जा रहा है? आम आदमी का। नुकसान किसका होने जा रहा है? पेड़ पौधों का, जानवरों का। नुकसान किसका होने जा रहा है? एकदम जो गरीब लोग हैं उनका।
और नुकसान किसका होने जा रहा है? उनका जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये चोरी सिर्फ गरीबों की जेब से नहीं की जा रही, ये चोरी अजन्मी पीढ़ियों की जेब से भी करी जा रही है। क्योंकि अब क्या होगा, अरावली क्या करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर पहले ही पढ़ चुके होंगे तो बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है। अरावली क्या करते हैं? अरावली के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान। तो पहली बात, वहां से जो गर्म हवा आ रही है उसको अरावली रोकता है, और दूसरी बात, वहां से जो धूल आ रही है महीन, उसको अरावली रोकता है। और जिसको आप AQI कहते हैं, वो भी किससे बढ़ता है? क्या नापता है AQI? SPM, पार्टिकुलेट मैटर, माने धूल ही नापता है, गैस नहीं नापता AQI। अरावली था जो रोका करता था इसी पार्टिकुलेट मैटर को रेगिस्तान से दिल्ली NCR की तरफ आने से। आप काट दो अरावली को, ये सब और आएगा। आप काट दो अरावली को, गर्म हवाएं और ज्यादा आएंगी। उन गर्म हवाओं से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास AC हैं। उस धूल से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास फिल्टर्स हैं, प्योरीफायर्स हैं। और क्या करता था अरावली? अरावली जब, एक तो वहां पहले ही बारिश बहुत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अरावली का जो कद है बहुत ऊंचा नहीं है, ठीक है। और जो मॉनसून की हवाएं होती हैं वो भी अरावली को ऐसे 90 अंश के कोण पर नहीं मारती हैं, वो ओब्लिकली मारती हैं अरावली को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, दो कारणों से। एक तो अरावली का कद ज्यादा नहीं है, दूसरे जो कोलिजन होता है मॉनसून विंड्स का वो परपेंडिकुलर नहीं होता। पर फिर भी कुछ बारिश तो होती थी अरावली से, कुछ तो होती थी। बारिश का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि भारत में बारिश के साथ एक गड़बड़ चीज जुड़ी हुई है। क्या? कि मॉनसून साल में बस 3 महीने के लिए होता है। मॉनसून साल में बस 3 महीने के लिए होता है। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, माने प्रति माह थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो ज्यादातर बारिश है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में समाप्त हो जाती है, वो भी ज्यादा जुलाई और अगस्त में। इससे आशय क्या है? इससे आशय यह है कि बाकी समय में कोई बारिश नहीं होती तो पानी बचाना पड़ता है। मॉनसून में ही गिर गया सारा पानी, और उसी पानी का इस्तेमाल साल भर होना है। पानी बचेगा कैसे? पानी तब बचेगा जब पानी जमीन के भीतर चला जाए, तभी तो बचेगा ना, ग्राउंड वाटर, तभी तो रिचार्ज होगा। पानी नीचे उतना ही जा सकता है जितना उसको सरफेस एरिया मिल रहा है नीचे जाने के लिए। इसको पूरा फैला दूं ऐसे, ठीक है, इसको पूरा फैला दूं और इसको किसी सतह पर रख दूं, और फिर इसमें पानी डालूं तो ये कितना पानी सोखेगा? और अगर इसको एकदम ही ऐसा कर दूं और फिर इस पे पानी डालूं, तब कब सोखेगा? जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब जो पहाड़ी सतह होती है वो ऐसी होती है, असमतल, अनइवन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अरावली, वो जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, थोड़ी बहुत कीमती बारिश, उसी से काम चलना है राजस्थान का, हरियाणा का और दिल्ली का। अरावली अपनी असमतल सतह के कारण उस पानी को नीचे जाने का ज्यादा मौका देता है। आपने उसको क्या बना दिया? एक फ्लैट स्मूथ सरफेस। तो अब पानी गिरेगा और बह जाएगा। बह जाने से पहली बात तो वो अंदर नहीं गया, तो ग्राउंड वाटर, एक्वीफर, इन्हें कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, ये जो बह गया, ये इकट्ठे बह गया, तो अब आएगी बाढ़। जो पानी सतह से नीचे चला जाना चाहिए था वो नीचे जाने की जगह एक साथ बह गया, क्योंकि मॉनसून एक साथ होते हैं 2 महीने में बस। वो बह गया, वो बहेगा तो बाढ़ आएगी। बाढ़ में कौन बहेगा? अमीर लोग नहीं, वहीं पे जो गांव न वाले, बस्ती वाले नीचे रहते हैं वो सब बह जाएंगे। उनके पास ना पैसा है ना आवाज है, तो उनकी कौन सुनने वाला है?